अब देखिए, एक तरफ तेल गैस का संकट है, पूरी दुनिया इस इंतजार में है कि जंग रुक जाए, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे। ईरान ने 89वीं खेप दाग दी है, ड्रोन और मिसाइल की एक खेप है। ईरान हर रोज एक नई खेप दाग रहा है। और देखिए ये मिसाइल कहां जाकर गिरी है। ये मिसाइल गिरी है अमेरिकी ठिकाने पर। ये इराक में अमेरिकी ठिकाना है, यूएस बेस है इराक में, उस पर गिरी। ईरान अब से कुछ वक्त में बड़ी बड़ी कंपनियों पर अटैक करने की बात कर रहा है। इनके दफ्तर जो मिडिल ईस्ट में है उस पर हमला करेगा, वो ये दावा कर रहा है। कुछ वक्त बाद, वक्त है 10 बजे का, वहां के हिसाब से 8 बजे और यहां के हिसाब से 10 बजे इन पर अटैक करेगा। देखिए कहां अटैक किया है। इराक में ब्रिटिश ऑयल कंपनी पर अटैक किया है, वो तस्वीर ब्रिटिश कंपनी थी, उस पर हमला हुआ है। ईरान अब विदेशी कंपनियों को टारगेट करने जा रहा है। 18 बड़ी अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा ईरान। इनमें सबसे जानी मानी टेक और इंडस्ट्रियल कंपनियां शामिल हैं। आईआरजीसी ने कहा है मिडिल ईस्ट में उनके दफ्तरों पर हम हमला करेंगे। ईरान के समय के अनुसार आज रात 8 बजे से हमले का ऐलान होगा, यानी भारत में जब 10 बज रहे होंगे तब वहां हमले हो सकते हैं। ईरानी सेना ने कहा है कि इन कंपनियों के कर्मचारी 1 किलोमीटर दूर चले जाएं। हमलों की लिस्ट में कौन कौन है? गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, इसके सीईओ सुंदर पिचाई है। यह तकनीकी कंपनी मुख्य रूप से इंटरनेट आधारित सेवाएं देती है। अप्रैल 2026 तक इसकी मार्केट वैल्यू 250 लाख करोड़ रुपए थी। इसके ऑफिस यूएई में, दुबई में के रियाद, यूएई के दुबई और सऊदी के रियाद और मिस्र के काहिरा में इसके ऑफिस है। इसके अलावा दुनिया के महंगे और लग्जरी मोबाइल टैबलेट कंप्यूटर बनाती है एप्पल। 350 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बाजार मूल्य के साथ सबसे रईस कंपनी है। मिडिल ईस्ट के दुबई और अबू धाबी में एप्पल के 5 ऑफिस और स्टोर हैं। मेटा एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी है जिसका नाम पहले फेसबुक था। मार्क जकरबर्ग की यह कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के मालिक है। मेटा का मार्केट कैप करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए है। कुल यूजर 9 अरब से ज्यादा है। दुबई में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय है और सऊदी के रियाद में इसका दफ्तर है। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ईरान के निशाने पर है। 31 मार्च तक माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य करीब 2,75,000 करोड़ था। इसके यूएई, इजराइल, लेबनान और जॉर्डन में कई जगह दफ्तर है। स्टारलिंक, ईरान ने मस्क के स्टारलिंक को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। स्टारलिंक से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाले मस्क सबसे अमीर है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा 81,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। मिडिल ईस्ट में स्टारलिंक की मौजूदगी बहरीन, कुवैत और यूएई में भी है। बोइंग ये प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है जो विमान और रक्षा सामान बनाती है, जिसकी मौजूदा नेटवर्थ करीब 150 से 190 बिलियन डॉलर है। इसके दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा और कुवैत में दफ्तर और सेंटर हैं। ये सब ईरान के निशाने पर हैं। इनके दफ्तर ईरान के निशाने पर हैं जिस पर हमला करने की वो बात कर रहे हैं। सुनिए जरा ट्रंप ईरानी सेना पर क्या कह रहे हैं। ईरान ने वेस्ट एशिया में काम कर रही अमेरिकन कंपनियों को क्यों धमकी दी? उन्होंने उन्हें कैसे धमकी दी? क्या उन्होंने कहा कि वो उन्हें उड़ा देंगे? क्या वो उन पर हमला करेंगे? वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। वो उन पर न्यूक्लियर वेपन से हमला नहीं करने वाले हैं। उनमें से ज्यादातर ईरानी लीडरशिप पहले ही मर चुकी है।
और इस जंग के बीच एक और बड़ा और बुरा साइड इफेक्ट है। कंपनी पर हमले की धमकी है और कंपनी से नौकरियां जानी शुरू हो गई। 31,000 लोगों की नौकरी चली गई। दुनिया के छठे सबसे अमीर कारोबारी ने बड़ी छटनी शुरू कर दी। लैरी एलिसन की कंपनी ओरेकल ने 30,000 कर्मचारियों को निकाल दिया। इनमें भारत के 12,000 कर्मचारी भी शामिल हैं जिनकी नौकरी गई है। कर्मचारियों को सोमवार सुबह 6 बजे टर्मिनेशन लेटर मिले। इसमें लिखा था, आज कंपनी में आपका आखिरी दिन है, धन्यवाद। कुछ ही मिनटों में उनका सिस्टम एक्सेस बंद कर दिया गया। हालांकि टेक कंपनी ने अभी तक छटनी की वजह नहीं बताई है कि नौकरी से क्यों निकाला गया। ओरेकल अमेरिका स्थित एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, दुनिया भर में डेटा मैनेजमेंट और क्लाउड सर्विस देती है। यह संस्थानों का डेटा सुरक्षित तरीके से स्टोर और मैनेज करती है। दुनिया भर की कई बड़ी बैंकिंग, सरकारी और बिजनेस संस्थाएं और भारत में कई बैंक, इनकम टैक्स विभाग और बड़ी कंपनियां ओरेकल के ही डेटाबेस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। 1977 में लैरी एलिसन और साथियों ने कंपनी बनाई थी। इसका मार्केट कैपिटल करीब 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दुनिया भर में ओरेकल कंपनी के 200 से ज्यादा डेटा सेंटर हैं। ओरेकल में 1,62,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इन्हीं में से 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला गया है। पिछले 3 महीने में अमेज़न, मेटा, डेल जैसी कंपनियों ने कुल मिलाकर 94,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है। अभी इसके क्या क्या और कहां तक असर होंगे कोई नहीं जानता। सुनिए जरा संजीव श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डायलॉग और डिप्लोमेसी पर लगातार फोकस करने की कोशिश कर रहा है। इस बात की वो प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से इस पूरे युद्ध को अधिक से अधिक प्रोलॉन्ग न किया जाए। और अब ऐसे भी संकेत मिले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड को बने रहने के बावजूद भी वो डायलॉग और डिप्लोमेसी और एक सीज फायर के प्रयास कर सकता है। इस तरीके के भी संकेत ट्रंप प्रशासन दे रहा है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहता और वहीं ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो अमेरिका को अधिक से अधिक इस युद्ध में एंगेज करके रखने की रणनीति पर काम कर रही है और वो लगातार वो अपने हमले भी उन्होंने जारी कर रखे हैं। अमेरिका ने सोचा नहीं था इस जंग के इतने असर होंगे और ऐसे ऐसे असर होंगे, इसलिए अमेरिका चाहता है दूसरे लोग भी इस जंग में शामिल हो। अमेरिका ने देखिए अपना एक और युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज रवाना कर दिया है ईरान की तरफ। अमेरिका के कई युद्धपोत पहले से उनकी तैनाती मिडिल ईस्ट में है, चाहे वो यूएसएस त्रिपोली हो, यूएसएस अब्राहम लिंकन हो या दूसरे युद्धपोत हो। और आज पहली बार ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाई। ईरान ने पहली बार अपना फाइटर दिखाया है। यह ईरानी फाइटर है। ईरान ने अपने फाइटर भी अंडरग्राउंड रख रखे हैं, सुरंगों में छिपा रखे हैं, जहां तक पहुंचना शायद अमेरिका के लिए मुश्किल है। न अमेरिका को जानकारी होगी कि ये फाइटर कहां है। दूसरी तरफ अमेरिका ने देखिए B-52 बॉम्बर विमान है। ब्रिटेन में 2 B-52 लैंड हुए। तो अमेरिका ने B-52 उतार दिए हैं। तो ईरान की ये पूरी मिसाइल सिटी है जहां आज जो कमांडर हैं एरोस्पेस के वो पहुंचे हैं। سران موشکی و در هر عملیات خداوند عنایت کرد و توفیق داد در کنار هزاران فروند پهپاد آماده مجید موسوی برای عرض خدا अमेरिका ने अपने 18 A-10 एयरक्राफ्ट तैयार कर लिए हैं। ये A-10 अब तक ईरान पर बम बरसाते रहे।
ट्रंप चाह रहे हैं वो जंग में घुटनों पर नजर आ रहे हैं और इस जंग में दुनिया के दूसरे देश भी उनके साथ आकर खड़े हों। कम से कम ये साथ आकर खड़े होंगे तो ट्रंप का जो हाल है ये हाल नहीं होगा। ट्रंप कह रहे हैं मेरे साथ आओ, ये सब इनकार कर रहे हैं, कोई ट्रंप के साथ आकर खड़े होने को तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं मुझे हमेशा से पता था कि नेटो एक कागजी शेर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी ये बात अच्छे से जानते हैं। सोचिए आज पुतिन की बात को दोहरा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं मैं नेटो देशों से कभी भी प्रभावित नहीं हुआ। अमेरिका हमेशा अपने नेटो साथियों के लिए खड़ा रहा, लेकिन कोई भी अमेरिका का साथ देने नहीं आया। यूक्रेन जंग में अमेरिका ने काफी मदद की थी, लेकिन ईरान से जंग में हमें वैसा समर्थन नहीं मिला, इसलिए हम नेटो से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। ब्रिटेन के पास तो ना अपनी नेवी है और ना वॉरशिप है। अब देखिए ब्रिटेन क्या कह रहा है, ईरान से चल रही जंग हमारी नहीं है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे, चाहे हम कितना भी दबाव हो हम पर या कितनी भी बातें हो। हम हर फैसला ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित को देखकर ही लेंगे। हॉर्मूज को लेकर ब्रिटेन जल्द ही ग्लोबल समिट करेगा। हॉर्मूज दोबारा खोलने पर 37 देश इमरजेंसी बैठक करेंगे। इटली क्या कह रहा है, इटली कह रहा है अमेरिका के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। एयर स्पेस कहा ईरान के पास परमाणु हथियार होना स्वीकार नहीं है, लेकिन हम जंग के तरीके का खुलकर विरोध करते हैं। अमेरिका इजराइल ने खतरनाक चलन शुरू कर दिया है, लगातार हमलों से बातचीत नहीं हो पा रही है और तनाव और बढ़ रहा है। इजराइल ने तो जंग और हमलों की रेड लाइन पार कर दी है। हम इजराइल के खिलाफ यूरोपियन बैन का समर्थन करते हैं। फ्रांस कह रहा है अमेरिकी फाइटर जेट के लिए हमारा भी एयर स्पेस बंद है, इजराइल जा रहे विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से नहीं गुजरने देंगे। फ्रांस ने साफ कहा है कि यह हमारी जंग नहीं है, हम इसमें नहीं उतरेंगे, हमारा फोकस कूटनीति और बातचीत से तनाव कम करने में है। फ्रांस मिडिल ईस्ट में किसी सैन्य गतिविधि में भाग नहीं लेगा। स्पेन कह रहा है जंग के खिलाफ है वो और अपनी नीति नहीं बदलेगा, भले ही अमेरिका हम पर व्यापार प्रतिबंध लगा दे, हम ना अमेरिका को हवाई क्षेत्र देंगे और ना ही सैन्य मदद देंगे। 23 साल पहले अमेरिका ने इराक में हथियार के नाम पर घसीटा, लेकिन दुनिया ने देखा वहां कोई हथियार नहीं मिला। अमेरिका हमें इस बार धोखा नहीं दे सकता है, इसलिए अमेरिका समझ रहा है कोई साथ नहीं आएगा, सब ठेंगा दिखा रहे हैं। अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी, लेकिन वहां जंग के मोर्चे पर अकेले ईरान नहीं है, इराकी लड़ाके भी हैं, हिजबुल्लाह भी है जो लगातार मिसाइल दाग रहा है, इजराइल पर यह हमले कर रहा है। और देखिए जब एक तरफ से ईरान मार रहा है, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह मार रहा है, तो इजराइल की तस्वीरें देखिए, लोगों में डर और दहशत और लोग फौरन भागकर बंकर में छिप रहे हैं। डर और दहशत के बीच इजराइल के लोगों के साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका ने देखिए मिसाइल दागी है, कुवैत के अपने बेस से मिसाइल दागी है और सीधे ईरान पर। तो ट्रंप अकेले पड़ गए, उनके साथ कोई नहीं आ रहा है, इसलिए ट्रंप इस नेटो से निकल सकते हैं जिसमें दुनिया के 32 देश है अमेरिका को मिलाकर। अमेरिका नेटो का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली सदस्य है। अमेरिका ने 31 देशों का नेटो सैन्य गठबंधन खड़ा किया खुद को मिलाकर। 1949 में बने नेटो का नेतृत्व भी अमेरिका ही करता है। नेटो के बजट में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका देता है। यूरोप की रक्षा रणनीति में भी वो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। नेटो के आर्टिकल 5 में है एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। गठबंधन के इसी नियम के तहत अमेरिका यूरोप की रक्षा करता है। यूक्रेन जंग से जब कुछ यूरोपीय देशों पर हमले का खतरा बढ़ा तो नेटो देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया। रूस के खिलाफ जंग में सीधे तो नहीं उतरा, लेकिन सैन्य मदद की है। अमेरिका ने यूक्रेन को करोड़ों के हथियार और तकनीकी मदद दी है। जंग में यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका ने कूटनीति प्रयास भी किए। नेटो में सिर्फ 3 देश अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही परमाणु बम है, लेकिन अगर ट्रंप ने अमेरिका को नेटो से अलग करने का फैसला किया
तो नेटो बिखर जाएगा और उसकी परमाणु ताकत भी बहुत कम बचेगी। लेकिन एक कानून ट्रंप को नेटो से हटने से रोकता है। 3 साल पहले 2023 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पारित किया जिसके मुताबिक कांग्रेस की मंजूरी के बिना ट्रंप नेटो से अलग नहीं हो सकते हैं। अब आपको बताऊं, ट्रंप अगर नेटो से अलग हो गए, क्योंकि ट्रंप लगातार नेटो को चुनौती दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और यह बात अब यहां तक पहुंच गई है कि ट्रंप नेटो को पेपर टाइगर कह रहे हैं, यानी कागजी शेर है ये नेटो। देखिए जरा नेटो की ताकत क्या है, मैं आपको दिखाऊं। नेटो की जो ताकत है, नेटो में 31 देश है, 32वां देश अमेरिका है। अमेरिका के पास 13,28,000 जवानों की ताकत है, सक्रिय सैनिकों की। तो नेटो के सारे देशों को मिला दे तो 21 लाख हो जाता है। इसके अलावा रिजर्व सैनिक 8 लाख अमेरिका के पास हैं, नेटो देशों के पास 20 लाख सैनिक है रिजर्व। एयरक्राफ्ट 13,000 अमेरिका के पास है और नेटो के सारे देशों को मिलाकर 1 लाख एयरक्राफ्ट है। लड़ाकू विमान अमेरिका के पास 1,790 है, तो नेटो देशों के पास 3,200 लड़ाकू विमान है। हेलीकॉप्टर्स, इसमें फाइटर हेलीकॉप्टर भी है, अमेरिका के पास 5,737 है, नेटो के पास 5,000 से ज्यादा ऐसे लड़ाकू विमान है। टैंक्स जमीनी लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं, ट्रंप के पास 4,657 टैंक्स हैं अमेरिका के पास, और नेटो देशों के पास 5,000 से ज्यादा ऐसे टैंक्स हैं। बख्तरबंद वाहन जमीनी जंग में इनका भी इस्तेमाल होता है, अमेरिका के पास 3,91,000 ऐसे बख्तरबंद वाहन हैं और नेटो के पास 1 लाख बख्तरबंद वाहन है। रॉकेट लॉन्चर्स 641 अमेरिका के पास हैं और 1,500 नेटो देशों के पास हैं। नौसैनिक बेड़े अलग अलग तरह के होते हैं, 440 अमेरिका के पास हैं, 600 नेटो देशों के पास हैं। पनडुब्बियां 64 अमेरिका के पास है और नेटो के 31 देशों के पास 120 पनडुब्बियां हैं। परमाणु बम अमेरिका के पास 5,400 हैं, नेटो देश यहां पीछे हो जाते हैं, 515 परमाणु बम है 31 देशों के पास। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री और क्या कह रहे हैं पुतिन। हम नेटो में क्यों हैं? ये सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ने पर हमें इन ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं मिलेगी तो हम खरबों डॉलर क्यों खर्च करते हैं और इस क्षेत्र में इतनी सारी अमेरिकी सेनाएं क्यों तैनात रखते हैं? अगर जरूरत पड़ने पर हम इन ठिकानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो नाटो एक तरफा हो जाता है। हमें अपने देश के लिए नेटो और इस गठबंधन के महत्व पर फिर से विचार करना होगा। जब मैं अपने सहयोगियों से पूछता हूँ आज यूरोप में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है, तो जवाब सीधा होता है, दिमाग की। यूरोप की घनघोर बेइज्जती है ये। अब देखिए दूसरी तरफ जो कुछ ईरान के हालात हैं, उस बीच तस्वीर आई इराक से कि इराक ईरान की मदद कर रहा है और ये ट्रक्स जो जा रहे हैं ईरान में, ये इराकी मदद है। दूसरी तरफ खबर यह है कि ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी और IRGC की आपस में बन नहीं रही है। राष्ट्रपति लोगों के बीच पहुंचे थे। दावा है कि ईरान में सरकार और सेना के बीच टकराव की खबरें हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ईरानी सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। ईरान के राष्ट्रपति और IRGC के बीच टकराव चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति के फैसलों में IRGC दखल दे रही है। दावा है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे। ईरानी सेना IRGC का मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। IRGC अब तक अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा था, अब ईरान में सरकार के अहम फैसले भी ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति खुफिया मंत्री की नियुक्ति करना चाहते थे, लेकिन IRGC चीफ अहमद वहीदी ने इसे रोक दिया है। वहीदी के मुताबिक युद्ध की स्थिति में संवेदनशील पदों पर नियुक्ति IRGC करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कमांडर मुश्तबा खमनेई से राष्ट्रपति मिल नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कई बार खमनेई से मिलने की कोशिश की है, लेकिन IRGC ने उनकी बात को नजरअंदाज किया है। पड़ोसी देशों को निशाना बनाने पर भी IRGC राष्ट्रपति में मतभेद की खबरें हैं। ईरानी राष्ट्रपति का मानना है कि इससे पड़ोसी देशों से तनाव बढ़ रहा है
और इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, ईरान जो ड्रोन दागता है उसके अंदर बारूद होता है 10, 20, 50 केजी। जो वो मिसाइल दागता है उसके अंदर बारूद होता है 100, 150, 200 केजी। लेकिन जो बम इजराइल और अमेरिका गिरा रहे हैं ईरान में, उनमें वजन होता है 1000 केजी, 1000 केजी से भी ज्यादा, 2000 पाउंड का वगैरह टाइप। और वो बम 1-2 नहीं, वो 20,000 से ज्यादा गिराए जा चुके हैं और ये वहाँ के 200 से ज्यादा शहरों में गिराए जा चुके हैं। उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर, IRGC हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, स्पेस रिसर्च सेंटर, रिसर्च फैसिलिटीज, ये सबको बर्बाद किया जा चुका है। यानी ईरान की इस पोजीशन में नहीं है, खास तौर पे इस्फहान में उस अटैक के बाद जिसमें 70 जहाजों ने एक साथ अटैक किया।